सर देखिए, तो सर हमारा 6th सेमेस्टर फाइनली स्टार्ट हो गया, राइट। तो सबसे पहला बात सर, 5th सेम तक आप लोग इतना दूर तक पास हो गए, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। भले ही आप लोग का मेहनत कम रहा, भले ही आप लोग का मेहनत कम रहा, मेरा कुछ ज्यादा मेहनत रहा, पढ़ाने से लेके एग्जाम देने तक, और मार्क्स सिर्फ आप लोग का है, ठीक है। आई होप आप लोग याद रखेंगे हमको, जब भी 100 देखेंगे, 95 देखेंगे, 98 देखेगा, तो एक बार याद करके ना दिल से दुआ दीजिएगा, ठीक है। तो सर फाइनली दिस इज द लास्ट सेमेस्टर आप लोग का, ठीक है। इसके बाद इंजॉय लाइफ खत्म, पंगा चालू, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अर्निंग। अभी किसी को ऐसा फील हो रहा है क्या, मतलब अब लबझान वगैरह अब चालू होगा, सबको लग रहा है? तो देखिए सर, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हुआ उसको ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। अभी राइट नाउ सर आप लोग का कॉलेज स्कूल्स वगैरह सब ओपन हो गया है, तो मेरे हिसाब से जो था वो एंड हो गया, ठीक है। 2 साल बेसिकली अगर मैं आप लोग के बारे में बात करूं तो यू हैव वेस्टेड, और जो आपका मार्क्स आया ना, प्रैक्टिकली इट इज नो इम्पोर्टेंस, कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ यही है कि आप लोग का नंबर अच्छा बढ़ गया, सीए पे जाओगे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है ना, वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर लिए, मार्क्स दिखाओगे। अब जो पहले हम लोग पास किए, हमारा ग्रेजुएशन में 60% आया, आप दिखाओगे 80%, अगला शॉक, अच्छा सलाह। लेकिन जहां बोलेंगे 2020 में पास किया, 2021 में पास किया, तो भैया इज्जत चल जाएगा वहीं पे, क्लियर है। तो सर लास्ट सेमेस्टर आप लोग अपने को रीड करना है, लास्ट सेमेस्टर में आप लोग को करना क्या है एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो लास्ट सेमेस्टर में बेसिकली आपका आपका 4 चैप्टर है, कितना है सर, मतलब 4 सब्जेक्ट है बेसिकली, और 4 सब्जेक्ट में देयर ऑल ऑनर्स और जर्नल दोनों का सेम, ठीक है। इसमें से एक पेपर जो है ना, ये आपका प्रोजेक्ट का है, दैट इज ईवीएस, ठीक है। ये जो ईवीएस है ये आपका प्रोजेक्ट बेसिस पे है। एक एक बार कॉपी पे निकाल के ना इसको लिख लीजिए क्या क्या आपका है। सर ईवीएस का एग्जाम हो चुका है ना सर, सेकंड सेमेस्टर में। अब सेकंड पे हुआ है, फिर अब 6 में क्या होगा एक बार देख लीजिए, अगर जिनका सेकंड में हो गया तो ऑब्वियसली वो 6 में नहीं होगा। सेकंड में प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाया था ना, ईवीएस का था भाई, ईवीएस का तो ईवीएस का खत्म हो गया। हाँ, तो सिर्फ 3 चैप्टर है आप लोग। तो ये प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। हाँ, ये आपका सब प्रोजेक्ट वर्क है। अब ये प्रोजेक्ट वर्क जो रहेगा ये आपका कॉलेज वाला बताएगा कि सर प्रोजेक्ट में क्या है। तो मैं आपको बोलूँ कि आपका कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो गया ना, तो एक बार कॉलेज में जाइएगा, जाकर प्रोजेक्ट वर्क और ये जो आपका है कंप्राइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्सेशन, ये आपका कॉलेज में भी होगा और अपने लोग यहां पर भी करेंगे। तो ये जो आपका सेमेस्टर है इसमें काफी अच्छा डिजाइन किया उन्होंने, ठीक है। ये जो लाया ना सर कंप्राइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्सेशन, दिस इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इन्होंने क्या किया आपको पूरा, अगर मैं ये लॉकडाउन के बारे में बात नहीं करूं, ओपन एग्जाम के बारे में बात नहीं करूं, अगर ये पूरा 2.5 साल तक अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और पूरा नॉलेज वगैरह आपके पास रहता, तो आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज रहता, कॉस्टिंग का नॉलेज रहता, मैनेजमेंट रहती, कम्युनिकेशंस रहती, मार्केटिंग की नॉलेज रहती, कॉस्टिंग, ऑडिट, एवरीथिंग, राइट। उसके बाद में फाइनली फाइनली अब आपको क्या चाहिए, आप पूरा रेडी हो गए, अब आपको क्या चाहिए सब प्रैक्टिकली जो जो हमारा कंप्लायंसेस है उसमें आप कैसे करके परफॉर्म करोगे, कंप्लायंस में कैसे लॉगिंग करते हैं, कैसे फाइलिंग करते हैं, वो सारी चीजें आपको कंप्राइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न पे, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये प्रैक्टिकल पेपर में आपको करना क्या है, ये प्रैक्टिकल पेपर में आपका 2 पार्ट यहां पर आता है सर कंप्राइज अकाउंटिंग में, ठीक है। इसमें तो एक अकाउंटिंग आ गया और एक आता है सर कंप्लायंसेस, ठीक है। अकाउंटिंग में यहां पर आपका सिलेबस में टैली इंक्लूड किया गया है और एक ईडीबीसी बोलते हैं अपने लोग, और एक माइक्रोसॉफ्ट एसेस इन्वायरमेंट है जिसमें अपने लोग टेबल वगैरह और बहुत सारा चार्ट वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट ये इजी है। तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को अकाउंटिंग पर्पस के लिए दिया है। कंप्लायंसेस में जब आप आएंगे तो कंप्लायंसेस में आपका बेसिकली यहाँ पे टैक्स है। अब टैक्स में 2 हो गया सर, एक हो गया इनकम टैक्स
है ना। एक हो गया जीएसटी और यहां पर एक हो गया आरओसी कंप्लायंसेस। तो आप लोगों का सिलेबस में आरओसी कंप्लायंस तो नहीं डाला है, आप लोगों का सिलेबस में इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग बताया किस तरह से फाइल करना नहीं करना है, और जीएसटी का भी फाइलिंग है। तो बेसिकली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे अपने लोग, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे अपने लोग, इनकम टैक्स में आईटीआर 1 2 3 4 है, इसका फाइलिंग कैसे करेंगे आप लोग, तो ये सब आप लोग सीखेंगे। और मुझे उम्मीद नहीं है कि आपका कॉलेज इतना कुछ सिखाएगा, आई डाउट कि उसको पता भी होगा कि नहीं होगा, आई डाउट। हाँ, कोई क्लेम नहीं कर रहा भैया, केस मत कर देना, ठीक है। तो ये है, तो ये काफी अच्छा उन्होंने डाला है और आई एम अ फैन जो भी इन्होंने डिजाइन किया, क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि एटलीस्ट आप अगर आगे चल के पैसा वगैरह कमाएं, जो कि आप लोग कमाओगे बिकॉज आपका मतलब लिखा है, अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं से पकौड़ा चलोगे, कुछ भी करोगे नहीं करोगे, कहीं ना कहीं से आप लोग पैसे तो कमाओगे। जब पैसे कमाओगे तो भैया क्या आएगा बात, टैक्स के बारे में बात आएगा। तो टैक्स के बारे में बात कब आएगा, आपको टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए, प्लस फाइलिंग कैसे किया जाता है वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप लोग खुद से भी क्या कर सकते हैं, और 1000-2000 रुपये जो अकाउंटेंट को देते हैं वो आप बचा सकते हैं, ठीक है। और जो अगर हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड बनने का प्लान है तो आप अपना अगला को एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। हाउस हस्बैंड में भी मार्केट में बहुत चल रहा है, ठीक है। एक आपका मूवी था ना की का, देखे हैं, करीना कपूर और क्या नाम है ये, हाँ अर्जुन कपूर, हाँ जो साइड एक्टर है, वो लोग दोनों का मूवी था। तो उसमें अर्जुन कपूर घर संभालता था, ठीक है, और लड़कियां अर्न करती थी सर। और आज के टाइम में सर लड़कियां ज्यादा अर्न कर रही है, लड़कियां ज्यादा अर्न कर रही है। मार्केट अभी क्या हो रहा है ना सर, चेंज हो रहा है, ठीक है। गर्ल्स काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे जा रहे हैं, और बॉयज जो है ना वो नेटफ्लिक्स और ये सब का जो आदत लग गया, ये आदत बहुत बुरा है। तो सर ये अपने लोग को करना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो फाइलिंग है ना ये भी कवर होगा, ये जो फाइलिंग है ये भी कवर होगा। सिंस अकाउंटिंग वगैरह का नॉलेज मैं आप लोग से अगर बोलता हूं तो जो मुझसे पढ़ा है मुझे पता है कि थोड़ा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिर भी अपने लोग अकाउंटिंग बेसिक का क्लास 11-12 का जर्नल एंट्री वगैरह करके टैली में कैसे एंट्री किया जाता है नहीं किया जाता उसको एज अ नॉर्मल वे में अपने लोग सीखेंगे, ठीक है। हाँ, इन डेप्थ में नहीं बता सकता हूँ बिकॉज टैली एक अलग दुनिया है। इन डेप्थ में जानने के लिए अगर बोलूंगा तो कोई भी आज के टाइम में टैली को इन डेप्थ में नहीं जाना है सिवाय टैली बनाने वाले का, उसमें इतना कुछ है। हाँ, लेकिन नॉर्मल अकाउंटिंग के लिए कैसे करना है नहीं करना है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, वॉचर कैसे पास करते हैं, रिटर्न हुआ नहीं हुआ, ये सारा एंट्री आप लोग सीखो, क्लियर है। दूसरा जो हमें पढ़ना है सर, जो हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक पे आएगा वो आएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नाउ ये मैं आपको बताऊं तो दिस इज अकाउंट्स बेसिकली, ठीक है, ये अकाउंट्स है। अब ये अकाउंट्स यहां पे नाम नहीं दिया, अगर आप लोग याद करोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्ड था, रिमेंबर। थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 था, और फिफ्थ में लास्ट ईयर में आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था। नाउ ये भी तो मेरा अकाउंट्स का पार्ट है, लेकिन अकाउंट्स का पार्ट में इन्होंने वर्ड क्या लिखा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नाउ ये क्या है, ये क्या है, देखो आप लोग अकाउंट्स पूरा सीख चुके हैं, गलत बात बोल रहे हैं लेकिन हम मानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ ही नहीं, मैंने एग्जाम दिया ही नहीं, आप लोग का 100-90 आया नहीं, आप लोग पढ़ाई किए हैं, ठीक है। तो सर देख थोड़ा बहुत तो सैवेज बोलना पड़ेगा ना भाई, फ्रस्ट्रेशन तो निकालना होगा ना कहीं पे, नहीं तो आदमी तो परेशान हो जाएगा। तो मान लीजिए कि सर आप लोग पूरा अकाउंटिंग सीख चुके हैं, अब अकाउंटिंग सीखने के बाद में आपको क्या समझाना है, आपको उसको रिव्यू करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रिव्यू करना आना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए कि आपका एनालाइज करके कौन सा कंपनी इज गुड, कौन सा कंपनी इज बैड, किस में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, किस में आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, किसका फंडामेंटल्स जो बुक्स है वो स्ट्रांग है, किसका स्ट्रांग नहीं है। तो यहां पर जो वर्ड लिखा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रिमेंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है बताइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो बेसिकली हम बोलते हैं पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, राइट। तो ये आपको दिया हुआ रहेगा हर एक कंपनी का। अब ये दिया हुआ रहेगा, उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब क्या हो रहा है बताइए, उसको रीड करना है, रिव्यू करना है।
डिफरेंट एस्पेक्ट्स का मीनिंग समझना है कि वेदर इट इज अ प्रॉफिटेबल नेचर, प्रॉफिटेबल नेचर है तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए स्ट्रांग है नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रांग है नहीं है। सपोज आपको 10 कंपनी पे इन्वेस्ट करना है, मैंने आपको 1 करोड़ रुपया दिया, इमेजिन कर, दिल पे मत लेगा, इमेजिन कर, मैंने आपको 1 करोड़ रुपया दिया, आपको बोला कि बेटा इन्वेस्ट करो, तुम किसी में भी इन्वेस्ट कर देगा क्या? कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा? हाँ भैया, 10,000 से ज्यादा कंपनीज है, कम बोले, लिस्टेड कंपनी में 10,000 से ज्यादा कंपनी, सब में डाल देगा क्या? 1 करोड़ रुपए से 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया सब में डाल दिया? ऐसा नहीं होता। आपको वो 10,000 कंपनी में से आपको अपना पर्पस के हिसाब से उनको फंडामेंटली बुक्स को खंगालना पड़ेगा। बोलते हैं ना पूरा समुंदर है, अब समुंदर में किस जगह में आपको मोती मिलेगा, समझ में आ रहा है? अब तुम एक मोती का चलते तुम पूरा समुंदर को छानना पड़ता है, राइट? अपने लोग एक पर्टिकुलर प्लेस निकालते हैं, वहां पे डुबकी मारते हैं, वहां पे डुबकी मार के फिर वहां से अपने लोग निकालते हैं। तो सेम ट्रीटमेंट यहां पर भी है। आप लोग इस मतलब अकाउंट्स के टॉपिक में डुबकी मारना सीखोगे और कैसे करके एनालाइज करते हैं कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कैसे हम उसको बोलेंगे कि वेदर दोस कंपनीज आर दी वायबल इन नेचर और नॉट। ये इंटरप्रिटेशंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आप लोग सीखेंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट में सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? पैसे सबको ही कमाता है, पैसे आप भी कमाते हो, है ना? और ज्यादातर लोग पैसे कमा के कहां रखता है? बैंक में, है ना? बैंक में रखेगा पैसा। बैंक आपको क्या देता है? कितना परसेंट? 4% सेविंग्स पे, है ना? और जो लोग को सिक्योरिटी चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, तो क्या करते हैं? एफडी करते हैं। एफडी में कितना परसेंट इंटरेस्ट? 7%। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से डाउन हो गया, बट नॉर्मली 5 to 7% के रेंज में आपको मिल जाता है, राइट? तो आपने 1 लाख रुपए लगाएंगे तो आपको 5 से 7,000 रुपए आपको साल का मिलता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप बैंक में रख दिए तो बैंक वाला आपको 5 लाख रुपया साल का देता है, विच इज अ गुड मनी, राइट? लेकिन वो बैंक वाला आपको क्या लगता है, आपके पास जो पैसा रखा हुआ है उसको रखा है इज्जत से? क्या नहीं सर, हम आपके लिए संभाल के रख रहे हैं, आप आइएगा और लेके चल जाइएगा और हम आपको साल में इंटरेस्ट भी देंगे। ये बैंक वाला है क्या? नहीं, वो आपका पैसा को कहाँ पे यूज करता है? इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, स्टार्टअप, लोन देता है, 5 में लेता है, 8 में देगा, 3% 4% का मार्जिन रहता है उन लोग का। वो आपका पैसा को ही रोटेट करता है और रोटेट करके आपसे ज्यादा पैसा कमाता है और आपको देता है इतू सा। आपको लगता है हमको बहुत पैसा मिल गया, कि समझ में आ रहा है? तो रादर देन आपके पास जो आइडियल मनी है, मैं एक वर्ड आप लोगों को समझाऊंगा जब फाइनेंशियल अपने लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, आइडियल मनी जो है वो आइडियल मनी अपने लोग क्या करते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं। रादर देन बैंक में रखने से बेटर आपको क्या करना है? इन्वेस्ट करना। तो इन्वेस्ट करने का मतलब आपको मनी ग्रो भी करना है। क्या करना है सर? मनी ग्रो भी करना है। तो मनी ग्रो का मतलब क्या होगा? दैट्स अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने लोग रीड करेंगे कि जब मनी को अपने लोग इन्वेस्ट करते हैं तो व्हाट आर दी मॉडल्स। डिविडेंड अगर किसी से मिलेगा तो क्या है, किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। ये पूरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये बेसिकली आपका फाइनेंस रिलेटेड है। हाउ विल यू मैनेज योर फाइनेंसेस? पैसे तो आपने कमा लिया, सपोज आपने जॉब करके मेहनत करके कमा लिया, जॉब में 50,000 रुपया मिलता है, राइट? मैक्सिमम स्टार्टिंग में जाओगे 3-4 साल मेहनत करोगे, 50,000 कमा लोगे। 50,000 का 1 साल में कितना हुआ? 6 लाख। 10 साल में कितना हुआ? 60 लाख। 60 लाख रुपए में घर मिल जाएगा, अच्छा सा ओनरशिप फ्लैट। उसके लिए आपको मेहनत कितना करना पड़ेगा? और 10 साल में अभी जो 60 लाख का वैल्यू जो चल रहा है वो 10 साल में कितना होगा? तो फिर से 20 साल मेहनत करना पड़ेगा, फिर उसका प्राइस कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट में आप महीने का 50,000 भी कमा लेंगे तो भी इज्जत से और सही पैसे से आप घर भी एक ले नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी लोग घर कैसे लेते हैं? ले रहे हैं ना, लोन लेंगे। जो स्मार्ट बंदा हो बेटा क्रिप्टो में लगाता है ना? और कुछ कुछ जो मीम कॉइन हो गया, सीबा इन वगैरह ये सब हो गया, बहुत सारा कॉइन है वहां पे ना, दुआ करता लगा के। और कुछ कुछ लोग को ऐसा हम देखे कि बेटा तहज्जुद भी पढ़ा है, पढ़ लिया बाबा, या अल्लाह बढ़ा दीजिए, या अल्लाह बढ़ा दीजिए। समझ रहे हैं? बिकॉज देखिए अभी अभी इन्फ्लेशन, आपको पता है ना इंडिया में इन्फ्लेशन काफी हाई चल रहा है।
इवन पूरा ग्लोबल क्राइसिस अभी इन्फ्लेशन से अपने लोग लड़ रहे हैं, और कोई ठीक नहीं कि 2008 में जैसा क्राइसिस हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ये थोड़ा सा आप लोग को इस जगह में आप लोग थोड़ा सा लगता है मुझे पीछे है। अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। इन्फ्लेशन आने से क्या होता है नहीं होता है, मनी का इनफ्लो क्या होता है, जीडीपी घटता है बढ़ता है, ये सारा चीज आप लोग को आइडिया होना चाहिए। तो अभी बोला जा रहा है कि 2008 का जैसा क्राइसिस है वैसा क्राइसिस वी विल फेस अगेन, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड ऑल दिस थिंग। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह काफी लो होती जा रही है, काफी मतलब हाई होती जा रहा है, जॉब वगैरह जा रहा है, बहुत सारा रीजन है। तो आप लोग पैसे तो कमा लिए सब कुछ, अब पैसे कमाने के बाद में 50,000 में क्या पूरा 50,000 इन्वेस्ट कर दोगे? पूरा 50,000 इन्वेस्ट कर दोगे? भैया खाओगे क्या 10 साल तक? भूखा मार दोगे? नहीं 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 नहीं, मत खाइए ना, इन्वेस्ट करना है। खतरा है ना भैया, शादी करने के लिए खर्चा चाहिए, है ना, बच्चे हो गए उसको पढ़ाने लिखाने का खर्चा चाहिए, तो 50,000 कुछ नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ आने वाले टाइम में इवन अभी 30 से 40,000 में लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले टाइम में 50,000 इज नॉट अ बिग डील। जो लोग महीने के 1 लाख रुपया कमाएंगे वही अपना घर थोड़ा अच्छे से चला पाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि सर हम ग्रेजुएशन पास किया हुआ बंदा है, मेरा औकात उतना नहीं है 10,000 से ज्यादा का, आप मेरे को 1 लाख रुपया बोल रहे हो कमाने का, कैसे होगा? यही तो करना है। इन्वेस्ट करना है। इसी में तो पूरा जितना भी मीडियोकर फैमिली है, जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट है, जितने भी हैं, सब तो इसी में परेशान है। लोग गवर्नमेंट जॉब किस लिए करने मांगता है? आप देखते होंगे बहुत सारा बिहार वगैरह के साइड में जो लोग रहते हैं ना, बिहार यूपी वगैरह हो गए, इन लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान है। क्या चाहिए भैया? 5 साल साला 10 साल लगा देगा लेकिन गवर्नमेंट जॉब चाहिए। किस लिए? गवर्नमेंट जॉब में कितना पैसा मिलता है? कितना मिल जाएगा? मैक्सिमम 50,000 60,000, उसमें घर ले पाएगा वो लोग। लेकिन वहां पर डिफरेंट ऑप्शन, ऊपर नीचे समझ गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ऊपर है। समझ गया। तो ये सारे रीजंस हैं, उन लोग अपना जो लाइफ का एक्सपेक्टेशन है ना वो अचीव कर लेते हैं। तो मेरा ये मोड है ना सर, नॉलेज इज गुड, एजुकेशन इज गुड, लेकिन वो एजुकेशन से अर्निंग कैसे करना है और कैसे अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करना है वो आपको सीखना है, ठीक है। और समवेयर ये जो चैप्टर जो आपको डिजाइन किया 6 सेमेस्टर में, समवेयर वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा रिगार्डिंग योर मनी ग्रो में, ठीक है। तो ये है, ठीक है सर। तो ये बेसिकली अपने लोगों को 3 यहाँ पे चैप्टर पढ़नी है सर। एक हो गया कंप्राइज अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, और ये हो गया फाइनेंशियल्स मैनेजमेंट। क्लियर है? नाउ फाइनेंशियल्स मैनेजमेंट ये पढ़ाएंगे आपका शारिक सर। ई फाइलिंग मैं पढ़ाऊंगा और अकाउंट्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ई फाइलिंग और टैक्सेशन मोस्ट प्रोबेबली अपने लोग कुछ दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, जब तक कुछ लोग थोड़ा सा और आ जाए नहीं आ जाए, जब किसी को डर में जान में पैदा हो जाओ। दीदी को एक बार हम एक ईमेल कर रहे हैं कि दीदी काइंडली आप प्रैक्टिकली इन लोगों को बोल दीजिए कि आने वाला टाइम में ऑनलाइन नहीं होके ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो आई गेस लगता है कि फिर भीड़ ज्यादा हो जाएगा। ये बात मानना ये हाँ, भले ही बाद में ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन तो इस बार नहीं होगा, इस बार तो साला ठान लिया, या तो ऑनलाइन होगा तो बेटा हम नहीं है, चाहे जो हो जाए। अब नहीं, अब जो मेरा जो पेशेंस जो लेवल है ना वो यहाँ तक पहुंच गया, समझ गया। तो अब यहाँ तक हो गया, अब और नहीं हो पाएगा, और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन होगा। बिकॉज लास्ट टाइम में अच्छे खासे स्टूडेंट लोग जैसे ही आपका स्कूल कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो गया था, है ना, बीच में देख रहे तो भर गया था, और जैसे ही ऑनलाइन का नोटिफिकेशन आया कि भैया ऑनलाइन एग्जाम होगा, अगला ही दिन आधा जन खाली। आई वाज शॉक। अच्छा, देखिए जितने भी टीचर लोग रहते हैं ना कि उनका एक मतलब वे ऑफ रहता है। अगर लोग ऑलरेडी स्टूडेंट है और वो अगर भर कर आता है, चलो उसमें से कुछ स्टूडेंट लोग होमवर्क नहीं किया, लेकिन परसेंटेज सब होमवर्क करके आता है, तो एक अच्छा फीलिंग होता है। लेकिन वो चीज़ खत्म हो रहा है, और इसमें आप लोगों का गलती नहीं है। मैं आप लोगों को कभी भी गलती नहीं बोला हूँ, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ कि अरे तुम लोग नहीं आता है, लेकिन आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये जो सिलसिला है ये हमारा खत्म होने वाला है, ठीक है। एक बार सिलेबस में आइए, सिलेबस में क्या क्या है नोट करिए। हेडिंग पे लिखिए सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप लोगों का सिलेबस जो है ना
ज्यादा नहीं है इस बार, सिर्फ इसमें एक ही चैप्टर ऐसा है जो कि बाप है, बाप ऑफ अकाउंट। आप लोगों का सेमेस्टर में एक चैप्टर बाप ऑफ अकाउंट्स है, उसी में अपने को रीड करनी है, होल्डिंग अकाउंट्स। देखिए सर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग इसमें कंप्राइज अकाउंटिंग में क्या क्या है। तो सर कंप्राइज अकाउंटिंग में देखिए, कंपनी क्रिएशन में आपका क्या लिखा हुआ है, यूजिंग जेनरिक सॉफ्टवेयर। ये जो जेनरिक सॉफ्टवेयर है, ये जेनरिक सॉफ्टवेयर क्या है, टैली। अच्छा, मार्केट में क्या सिर्फ टैली है क्या? और नहीं सर, मार्केट अभी जो डिवाइड हो गया ना, वो हो गया टू टाइप्स। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो टू टाइप्स हो गया, एक हो गया इन हाउस स्टोर, एक हो गया ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, तो इन हाउस स्टोर में मतलब डेटा आपका कंप्यूटर में स्टोर रहता है, तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर है, टैली है, मर्ग है, बिजी है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होता है। जैसे कि अगर आप लोग कोई चाय दुकान वगैरह में गए ना, तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर यूज होती है ना, एक कीपैड रहता है ना, उसमें प्रेस करता है, वो डालता है और एक छोटा ऐसा स्लिप निकल के आता है, राइट। तो वो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो भी रिकॉर्ड करती है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बेस्ड ऑन दी डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको यूज करना है। दूसरा यहाँ पे जो कवर करता है, जो कि आपका सिलेबस में कवर नहीं है, वो हो गया ऑनलाइन। मतलब आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका अकाउंटेंट कहीं और बैठा हुआ है, जैसा कि आपका क्लाइंट यूएस में बैठा हुआ, आप यहाँ पर बैठ के उसका बुक्स ऑफ अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, तो वो पूरा क्लाउड में स्टोरेज है। आपको वॉचर दे दिया, सेल बिल दे दिया, बैंक का स्टेटमेंट दे दिया, आप यहीं पर बैठे बैठे क्या करेंगे, उसका अकाउंटिंग को यहाँ पर बैठे बैठे रिकॉर्ड करते हैं। तो आने वाला फ्यूचर वो है, पूरा अकाउंटिंग जो पूरा ऑनलाइन पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और रिसेंटली अभी IFRS इंट्रोड्यूस हो गया, तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है ना। तो इससे वहां के जो लोग रहेंगे, वो जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट, वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, सेम वी आर फॉलोइंग, तो देयर इज नो मच डिफरेंस। तो अपने लोग जो रीड करेंगे, जो पढ़ेंगे, वही एटमोस्ट उन लोग के लिए भी सेम है। तो अकाउंटिंग आप यहाँ से भी बैठ के उन लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं। रादर देन आपको नॉलेज क्या होना चाहिए अकाउंटिंग का, जर्नल एंट्रीज का कैसे पास करते नहीं करते, ऑल दी चैप्टर जो आप लोग पढ़े हैं। इसके अलावा IFRS जो नेचर ऑफ बिजनेस में इंप्लीमेंट होता है नहीं होता, उसका नॉलेज होना चाहिए। उन लोग की कंट्री के हिसाब से टैक्सेशन का होना चाहिए, तब आप जाके उन लोग को अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड मैं आपको बता रहा हूं ना, दे विल पे इन ह्यूज, दे विल पे मिनिमम जो ऑनलाइन वगैरह रहता है ना सर, दे विल पे मिनिमम, मैं आपको बताता हूं ना, $10 पर आवर। दे विल पे मिनिमम $10 पर आवर। अब आपको ये बहुत कम लग रहा है सर, 8 घंटे का ड्यूटी होता है वीक में 5 दिन, कितना हो गया 40 आवर्स, कितना हो गया 40 आवर्स इंटू 10 कितना हो गया $400 पर वीक, पर मंथ में 4 वीक पकड़ते हैं, कितना हो गया $1600 पर वीक। $1 का प्राइस कितना चल रहा है 75 इंटू 1600 कितना हो रहा है 1,20,000 रुपया महीना। कंपनी में क्या काम करना बता रहा है, सिर्फ एक क्लाइंट, वन क्लाइंट, दे विल पे यू मिनिमम। तो उसका काम तो वैसे भी 3 से 4 घंटा का हो, तो पूरा 8 घंटे थोड़ी देगा, 8 घंटे थोड़ी देगा। ये आपको अगला को दिखाना है कि आपने 8 घंटा का काम किया। अब आप उसको जितना में कर लीजिए, आपके लिए फायदा। क्लियर है? तो अपॉर्चुनिटी इज एवरीथिंग, मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है यहीं पर बैठे बैठे। कंपनी में जाके मिलेगा या फ्रीलांसिंग हो जाएगा, फ्रीलांसिंग भी होता है, बिकॉज क्या होता है ना कि आपको वो $10 पर आवर दे रहा है, लेकिन वो अगर अपना इन हाउस कोई अपना कंट्री का कोई अकाउंटेंट को रखेगा, देन दे विल पे
ऑलमोस्ट $30, मतलब $30 to $40 उन लोगों का मिनिमम चार्ज होता है। तो आप उनका ये कम करके कितना में कर रहे हैं बताइए? $10 में कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करेगा? $10 का वहां पे सैलरी जो चपरासी होता है ना, वहां पे हेल्पर चपरासी क्लर्क, उन लोग को $10 मिलता है। जो मजदूर है उन लोग को $10 पर आवर मिलता है। तो आप सोचिए कि आप अकाउंटेंट है, आप ग्रेजुएशन पास है, नॉलेजफुल बंदा है, सरकार के नजर में लिटरेट पीपल है, आप अगर यूएस में जाके वहां का हेल्पर बनिएगा तब भी आप 1,20,000 रुपए इंडियन मनी में कमाएंगे, ओवर टाइम छोड़ के अभी। हाँ, फिर तो क्लियर हो गया। तो सर यहां पर आप लोग टैली वगैरह सीखेंगे। नेक्स्ट में देखिए डिजाइनिंग कंप्राइज अकाउंटिंग सिस्टम, ईआरपी वगैरह कैसे डिजाइन करते हैं, तो उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग रीड करेंगे। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। आप लोग ने एमएस वर्ड का नाम सुना है, एमएस एक्सेल का नाम सुना है, एमएस पावर पॉइंट का नाम सुना है। ये तीन ही फेमस सॉफ्टवेयर है ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा भी बहुत सारे ह्यूज है, ठीक है। गूगल फॉर्म है, नोट्स है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लासेस का है, क्लासरूम है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एसेट्स का भी, इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट करता है। सपोज कि आपके पास में टोटल 20 लोग हैं। अब 20 लोग को आप वर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कौन कौन सा टेबल में, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके लिए डेटा अपने लोग रेडी करता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट एसेस है जो कि यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में सर ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न में आप देखो, ई फाइलिंग में क्या है बताओ? ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न में देखिए क्या है सर? प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए। अब यूजिंग डीएससीए, विदाउट यूजिंग डीएससी, विद डीएससी, ये सारा आप लोगों को बताएंगे। व्यू फॉर्म 26 कैसे होता है, रिटर्न अपलोड कैसे करते हैं, ई फाइल को रिटर्न व्यू कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ ई टैक्स कैलकुलेटर, कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट वगैरह कैसे करके निकालते हैं, नहीं करते हैं, राइट। ई पे टैक्स, टैक्स कैसे करके पेमेंट करेंगे, चालान कैसे देंगे, नहीं देंगे। जो लोग अकाउंटेंट है ऑलरेडी कहीं पर करते होंगे तो उनके लिए बायां हाथ का खेल हो गया होगा। प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 10E, ठीक है, ये आप लोग नहीं किए होंगे, रिलीव जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका इसमें सिर्फ टैक्सेशन का ही नॉलेज है, इनकम टैक्स, ठीक है। और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम छोटा लेवल में आप लोग को नॉलेज दिया जा रहा है। तो ये अपने को करनी है सर। नेक्स्ट में देखिए प्रोजेक्ट वर्क है। अब ये प्रोजेक्ट वर्क जो है ये आपका कॉलेज वाला बताएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कॉलेज का इस साल मुंह कुछ ज्यादा देखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को कॉलेज में जाके थोड़ा क्लासेस वगैरह करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में पता करना होगा किस चीज का प्रोजेक्ट है, नहीं है। तो ये बेसिकली लोग क्या करते हैं ना, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का प्रोजेक्ट आपको देते हैं। सपोज कुछ इनोवेशन वगैरह के लिए कुछ भी आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, या तो फिर अकाउंटिंग टैली वगैरह कुछ भी आपको इस बेसिस में प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। सर पिछला साल में किसी का प्रोजेक्ट छाप सकते हैं सर? अरे देखो बगल में लिखा हुआ है, ये हम इसमें नहीं बोल सकते। इधर देखो बगल में लिखा हुआ है। पीछे भी डॉक्यूमेंट जितना भी करता है ना, देखिए पास है। नेक्स्ट में सर हमारा जो मेन टॉपिक है और मेन जो आपको रीड करना है, एक बार लिख लीजिएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें चैप्टर का नाम क्या है, एक बार चैप्टर का नाम लिखे क्या क्या है। सबसे बड़ा सर बापों का बाप, होल्डिंग कंपनी। यस, दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 15 मार्क्स। एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, और बनाने में इसको 1 घंटा लगता है। दिस इज द होल्डिंग कंपनी। क्या है सर? अल्टरनेटिव नहीं है, 1.5 घंटा लगेगा। नहीं है, इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप लोगों को अगर अकाउंट्स में ज्यादा टाइम लगेगा तो इसमें लगेगा। तो होल्डिंग कंपनी बेसिकली क्या है ना, मैं आपको बताता हूं। एक बात बताइए, जैसे कि टाटा कंपनी कितना कंपनी का मालिक है? 1-2 है क्या? बहुत सारा है। तो सर यहां पर होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक दूसरा कंपनी है बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड में कंपनी के शेयर्स होते हैं, क्या होते हैं?
और जो शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी, शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं उसको? शेयर होल्डर। अब ये ए लिमिटेड, ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंडिविजुअल नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन ये बी लिमिटेड का अगर मोर देन 51% शेयर्स, कितना शेयर्स? मोर देन 50% से ज्यादा, मैं उसको 51% बोलता हूं, अगर मोर देन 50% से ज्यादा अगर ये शेयर्स एक्वायर किया है अनदर कंपनी, ठीक है, तो यहां पे ए लिमिटेड को क्या बोलते हैं? विच इज होल्डिंग कंपनी। ये क्या हो गया बताइए? होल्डिंग कंपनी। और ये बी लिमिटेड क्या है? सब्सिडरी कंपनी। क्लियर हो गया? अगर आप लेस देन 50% पे हैं तो आप होल्डिंग कंपनी नहीं हुए और वो आपका सब्सिडरी नहीं होगा। अब ये लेस देन 50%, मोर देन 50% का कॉन्सेप्ट क्या है सर? ओनरशिप, है ना। अगर आप किसी कंपनी का 100 में से 51% शेयर्स आपका है तो उस कंपनी का मेन ओनर कौन हुआ? आप हुए। और उस कंपनी का कंट्रोलिंग पावर जो है, कंट्रोलिंग पावर वो किसके पास है? आपके पास है। आपको पता है कि जो भी डायरेक्टर है, डायरेक्टर हु रन्स द बिजनेस, रिमेंबर, डायरेक्टर हु रन्स द बिजनेस एंड शेयर होल्डर हु ओन्स द बिजनेस। डायरेक्टर को सैलरी देते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं, वो ओनर नहीं है। तो आप अगर डायरेक्टर वर्क नहीं करेगा तो आप डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टर को हटा सकते हैं, डायरेक्टर को पूरा बोर्ड मीटिंग को चेंज कर सकते हैं। ये किसका राइट है? आपका राइट है। दिस इज व्हाट दिस शेयर होल्डर मीन्स। तो अगर ए लिमिटेड इसका मोर देन 51% होल्ड करके रखा है तो इसका मतलब ए लिमिटेड हैज अ डायरेक्ट कंट्रोल इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है बी लिमिटेड का। क्लियर हो गया यहाँ पे? इसलिए ए लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। मतलब इन शॉर्ट में ए लिमिटेड इज द फादर ऑफ बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज द सन विच इज सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। तो बाप बेटे का रिश्ता हो जाता है। क्लियर हो गया? यहां पे करना क्या है, यहां पर क्या बढ़ हो जाता है? अब इसका भी एसेट्स लायबिलिटी होगा, इसका भी बैलेंस शीट होगा, बी लिमिटेड का भी बैलेंस शीट होगा। एसेट्स लायबिलिटी बी का भी होगा, एसेट्स लायबिलिटी ए का भी होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर में आपको क्या करना है? ये जो बी लिमिटेड का बैलेंस शीट है ना, इसको इसमें मर्ज करके दिखाना है, इसको इसमें सर कंसोलिडेट करना है। क्या करना है? इसको इसमें कंसोलिडेट करना है। मतलब हमको क्या करना है सर? ए लिमिटेड का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, जिसमें ए लिमिटेड के साथ साथ बी लिमिटेड का जो भी एसेट्स है वो भी अपने लोग ए लिमिटेड का बुक्स में क्या करेंगे? ऐड करके दिखाएंगे। इमेजिन करिए ए लिमिटेड ऐसा 10 कंपनी पे इन्वेस्ट करके रखा है, खाता घूम जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, इमेजिन करिए टाटा लिमिटेड का ऑलमोस्ट मोर देन 170 कंपनी पे है। अच्छा, ये बी लिमिटेड, अब अगर मान लीजिए कि बी लिमिटेड दूसरी कंपनी को होल्ड करके रखा है, ये बी लिमिटेड जो है ना सर, दूसरी कंपनी को होल्ड करके रखा है। यहां पर बहुत डिफिकल्ट, मान लीजिए एक सी लिमिटेड हो गया। अब सी लिमिटेड का 80% शेयर जो है वो बी लिमिटेड होल्ड कर रहा है। तो सी लिमिटेड का जो बैलेंस शीट है वो एक बार किस पे मर्ज होगा? बी के साथ। और ए के साथ अब किसका मर्ज होगा? बी का भी होगा प्लस एग्जैक्टली, क्योंकि नाउ बी इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ सी लिमिटेड and A is the holding company of B limited. It means A is the ultimate holding company of C limited as well. समझ रहा है? तो वो C का भी क्या करता है? शेयर्स को होल्ड करता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो यहां पर अब जब A लिमिटेड का बैलेंस शीट बनेगा तो B का भी बनेगा और साथ में C का भी बनेगा। तो आप सोचिए A लिमिटेड का D लिमिटेड है, उसका फिर सर ई लिमिटेड हो गया, डी लिमिटेड के बाद में फिर सर ई लिमिटेड है। समझ में आ रहा? तो सर ए बी सी डी इस तरह से करके होता है। आप लोगों को सिर्फ 2 का सीखना है। मतलब आप लोग का सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का सीखना है।
बी सी को होल्ड कर रहा है, उसको होल्ड कर रहा है, वो आपका सिलेबस में नहीं है। क्योंकि लॉजिक इज दैट अगर आप एक का सीख लिए तो बाकी सब का भी क्या होगा, आप सीख जाओगे, कर लोगे। और प्रैक्टिकली ये सब पूरा सॉफ्टवेयर बेस में है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिकली में उतना प्रॉब्लम नहीं होता मर्ज करने के लिए। इमेजिन करिए कि एसबीआई है, एसबीआई कितना सारा ब्रांच है ना, एसबीआई कितना सारा ब्रांच है भाई, लेकिन एक हेड ऑफिस ब्रांच होता है एक सिटी में। तो जितने भी ब्रांच है, सपोज मेरा 200 आउटलेट है एसबीआई का यहाँ पर विद इन कैलकाटा पे, ठीक है। तो 200 आउटलेट मर्ज करके पूरा कंबाइंड करके किसका बन गया बुक्स, कोलकाता। एक सिटी का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट बन गया। सिटी का फिर जितनी भी सिटी है वेस्ट बंगाल में उसको मर्ज कर दिए तो किसका बन गया, स्टेट का बन गया। जितने भी स्टेट है ईस्ट में तो किसका बन गया, ईस्ट का बन गया। जितना भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल है सबको मर्ज कर दिए तो किसका बुक्स बन गया, एसबीआई का। और ये रियल टाइम में मिलता है आपको, ये रियल टाइम में अपडेट होता है, समझ में आ रहा है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर सब डिजाइन किया हुआ है। हाँ, आपको जर्नल एंट्री या इसमें पास नहीं करना है, आपको समझना है एक का, सो दैट बाकी जितना भी है आप उसको क्या कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिकली आप किसी होल्डिंग कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंटेंट या उसका अकाउंटेंट बने तो ये सब्सिडरी में प्रॉब्लम नहीं है आपको। डी लिमिटेड का अगर आप अकाउंटेंट बनेंगे तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ये कब सीखना पड़ेगा, जब आप ए लिमिटेड का अकाउंटेंट बन गए तब वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि भैया बी का भी मेरा ऐड होगा कि नहीं होगा। तो ये होल्डिंग कंपनी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को सीखना है, ठीक है। और आप लोगों को सिलेबस में डिफिकल्ट उतना ज्यादा नहीं है। सीए फाइनल में जाएंगे तो भैया वो जो मैं आपको बताया था वो फाइनल में है 20 नंबर का एक क्वेश्चन, हम लोग के टाइम याद था, होल्डिंग वाला सर, ए बी सी डी सब ए में। नेक्स्ट में जो आप लोगों को टॉपिक यहां पे रीड करना है वो टॉपिक में सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्या है बताइए, एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ सर मैं आपको बताता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब दो तरह का हो गया, एक हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक हो गया इन डेज। रिमेंबर इन डेज बेसिकली क्या है, कौन बताएगा इन डेज बेसिकली क्या है? इन डेज बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है सर, हमें बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? गाइडलाइंस है, क्या चीज का गाइडलाइंस है? प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस है ना। गाइडलाइंस किसका है? रिलेटेड टू अकाउंट्स, रिलेटेड टू अकाउंट्स। बहुत सारे लोग को ना सर एस का ना जो मेन मोटो है ना वो क्लियर नहीं है। इमेजिन करिए कि मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, अब ये रेस्टोरेंट पे मैं एक रेस्टोरेंट खोल के बैठा हूं, सिर्फ मैं ही रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाता हूं क्या, या और भी लोग होंगे? मल्टीपल है, बहुत सारे लोग हैं यहां पर, और भी प्लेयर हैं, और भी प्लेयर है रेस्टोरेंट के सेक्टर पे। ये सब भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, मैं भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता हूं, है ना। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वहां पर एक पैरामीटर होगा, क्या पैरामीटर होगा, एक स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई भी एसेट्स परचेज हो रहा है, अब मैं फॉलो कर रहा हूं एसएलएम मेथड, ये बेटा बोलो ये आपका फॉलो कर रहा है डीबीएम मेथड, ये फॉलो कर रहा है मान लीजिए कि सर आपका प्रोडक्शन मेथड, बहुत सारा मेथड है डेप्रिसिएशन में, ये अलग अलग मेथड को फॉलो कर लिया। इससे डेप्रिसिएशन क्या निकला, अलग निकला। इसका भी डेप्रिसिएशन क्या होगा, अलग होगा। इसका भी डेप्रिसिएशन क्या होगा, अलग होगा। जब डेप्रिसिएशन अलग होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, प्रॉफिट भी क्या होगा सर, सेम या अलग होगा, अलग। ऐसे तो प्रॉफिट अलग ही रहेगा, मेरा जितना प्रॉफिट है उसको उतना सेम हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमको प्रॉब्लम बताइए। यहां पे ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है और ये जो नेट प्रॉफिट और ये जो नेट प्रॉफिट है, क्या ये तीनों का कंपेरेबल है? नहीं सर,
तीनों का कंपेरेबल है, हमको बताइए क्या आप तीनों को कंपेयर करके बोल सकते हैं कि भैया कौन अच्छा है कौन बुरा है? तीनों को कंपेयर कर पाएंगे आप? सिर्फ प्रॉफिट से अपने लोग कंपेयर नहीं करते। अगर मान लीजिए कि भाई साहब कि मेरा प्रॉफिट 10 लाख रुपया है और मेरा शेयर्स मान लीजिए 1 लाख है, तो मैं प्रॉफिट कितना रुपया कमा रहा है? 10 रुपया पर शेयर। ये प्रॉफिट कमा रहा है, ये प्रॉफिट कमा रहा है सर 50 लाख रुपया। इसका शेयर्स मान लीजिए कि सर 10 लाख का है, तो सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, ये कितना कमा रहा है? 5 रुपया पर शेयर पे। तो सिर्फ प्रॉफिट से नहीं देखते अपने लोग सर वो 50 लाख कमा रहा है, वो अच्छा कंपनी, उसमें पैसा लगा दिए। नहीं, ये आप लोग सीखोगे इंटरप्रिटेशन में जो अपने लोग जाएंगे। पर शेयर में उसने प्रॉफिट कितना किए हैं, जिसको ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। आपने फाइनल अकाउंट में निकाला था, रिमेंबर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर्स पे कितना कमाया वो मैटर करता है। तो एक शेयर्स पे मेरा ज्यादा है, इसका कम है, तो कौन सा कंपनी बेटर हुआ? मेरा बेटर हुआ। एज पर प्रॉफिट इवैल्यूएशन करेंगे तो मेरा कंपनी बेटर हुआ, लेकिन फिर भी दोनों को कंपेयर कर पाएंगे क्या? नहीं कंपेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि इन लोग का जो बेसिस है, जो बेसिस है यहाँ पे, ये जो बेसिस है, ये बेसिस क्या है? तीनों का डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? ये तीनों का जो बेसिस है, ये बेसिस हमारा डिफरेंट है सर। अब हमको एक चीज बताइए, अगर बेसिस डिफरेंट हो गया, बेसिस डिफरेंट हो गया, तो कंपेयर कर पाओगे आप? नहीं सर। कंपेयर कर पाओगे आप? कंपेयर नहीं हो पाएगा। इमेजिन करो कि आप लोग पढ़ाई करके आ रहे हैं, कोई साइंस से ग्रेजुएट हुआ है, कोई कॉमर्स से ग्रेजुएट हुआ है, कोई आर्ट्स से ग्रेजुएट हुआ है, कोई आईआईटी से पढ़ा है, कोई सीए कर लिया है। क्या ये पांचों में कंपेयर है? क्या कंपेयर है? हमको बताइए, कंपैरिजन है? नहीं सर। कंपैरिजन कहां पे होता है? जहां सेम फील्ड का एटलीस्ट जो बेस है, वो बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आप लोग सब ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं, ग्रेजुएशन पास किए बीकॉम में। नाउ ऑल ऑफ देम कैन बी अ कंपेरेबल। आप लोगों को हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, अदर से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसे कंपेयर करना नहीं चाहिए, सबका अपना अपना एबिलिटी है। जैसे कि हम आपको एक बात समझाने के लिए बोले पैरामीटर के लिए, तो यहां पर कंपेयर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इमेजिन करिए इतने सारे बिजनेस है, सब बेटा अपने ही अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सब अपने ही फॉलो कर रहे हैं। कोई बेटा पीबीडीटी 10% चार्ज चल लिया मैक में, कोई बोला नहीं मेरा 20% लग रहा, 20% चार्ज। फिर उन लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होगा? अलग अलग होगा। उन लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट देख के कोई फायदा है? कोई बेटा प्रॉफिट दिखा दिया 2 करोड़ रुपया, क्या दिखा रहा है 10 लाख रुपया, है ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए इसका एक्यूरेसी को चेक करने के लिए अपने लोग क्या कराते हैं? ऑडिट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? और जो ऑडिटर अपॉइंट होता है उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू चेक द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेदर फॉलोड और नॉट। तो वो क्या चेक करता है? वो चेक करता है कि भाई ये जो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये गाइडलाइन इशू किया आईसीआई। कौन इशू किया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको अप्रूव किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये उसको अप्रूव करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप जाओगे, एमसीए वगैरह में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वहां पे डाला गया। और ये बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक गाइडलाइंस बना दिया। गाइडलाइन समझ रहे ना? जिस तरह से कोई भी चीज अगर तुम खरीदता है तो एक गाइडलाइंस का एक बुक आता है, जो कि अपने लोग कभी नहीं पढ़ते है ना। हाँ, जब वो चीज खराब हुआ तब बेटा खोजना चालू है, निकाल कहाँ गया, निकाल चेक करते हैं कहाँ गया, वही में लिखा हुआ होगा, है ना, है कि नहीं है? तो उस तरह से अकाउंटिंग का भी एक अकाउंटिंग गाइडलाइंस बना हुआ है, एक गाइडलाइंस वहां पे बना हुआ है। और वो गाइडलाइंस के बेसिस में सी इंस्टीट्यूट ने ना डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के रख दिया है। समझ में आ रहा है? जैसा AS1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ठीक है, AS2 में आपका अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री है, AS3 में अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो है। ठीक समझ में आ रहा है? AS6 में डेप्रिसिएशन है, AS9 में आपका रिवेन्यू रिकॉग्निशन है। इस तरह से डिफरेंट मोड ऑफ बिजनेस के लिए ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क बना दिया। और उसको बेंचमार्क बनाने के बाद में उसको इंडिया लेवल पे उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश किया। समझ रहे? एक गाइडलाइन छपा हुआ, लिखा हुआ। अब क्या करना है? अब ये करना है कि भैया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पर फॉलो है। अब हमको क्या करना है? अगर मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो हमको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिस में अपना अकाउंटिंग पॉलिसी बनाना है। क्या बनाना है सर? क्या बनाना है? अकाउंटिंग पॉलिसी बनाना है। अब मान लीजिए कि सर मेरा
मान लीजिए सर डेप्रिसिएशन है, तो हमको क्या फॉलो करना है? A6 फॉलो करना है ना। हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में डील करते हैं, किस में डील करते हैं? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, उसके लिए A7 है। अगर हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में डील नहीं करते हैं तो मेरा A7 अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर मेरा होल्डिंग कंपनी नहीं है, मेरा आपका डिफर्ड टैक्स नहीं है, तो H22 वगैरह डिफरेंट डेज वो अप्लाई नहीं होगा। तो बेस्ड ऑन माय नेचर ऑफ बिजनेस व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और वहां से जो भी मेरा नेचर ऑफ बिजनेस में वो स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, मेरे को वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करना है? फॉलो करना है। चीज समझ में आ रहा है? अगर वो हम फॉलो कर लिए और रेस्टोरेंट बिजनेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा बोला कि डीबीएम मेथड अप्लाई करना होगा, कौन सा मेथड? कौन सा मेथड बताइए? बोला कि जो भी एसेट्स है उसको आप डीबीएम मेथड फॉलो करोगे। अब अगर ये तीनों रेस्टोरेंट कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डीबीएम फॉलो किया, तो अब इन लोग का डेप्रिसिएशन का जो पैरामीटर है वो सेम हुआ कि नहीं हुआ? सेम हो गया। अब अगर जो इन लोग प्रॉफिट निकाल रहा है, क्या अब वो प्रॉफिट कंपेरेबल है या नहीं? हमको बताइए। अब कंपेरेबल है, बिकॉज क्यों? क्योंकि तीनों ही जितने भी रेस्टोरेंट सेक्टर में तीनों अपना बेस जो है वो सेम फॉलो किया बेस ऑन दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय दी आईसीएम। चीज क्लियर हुआ? तो रोल समझ में आ रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या रोल है? तो इसीलिए अपने लोग कंपेयर कर सकते हैं और कोई भी किसी का भी पीएल बैलेंस शीट को एनालाइज करके बोल सकते हैं कि भैया ये ज्यादा अच्छा कमाया, ये ज्यादा अच्छा कमाया, ये ज्यादा अच्छा कमाया। चीज समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज दोस्त थे। नाउ अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ये हमारा इंडिया लेवल में था। कौन सा लेवल पे? है ना। लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। किसका टाइम है? अभी सर ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। आई होप ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आप लोगों को पता है। यहां की कंपनी, इंडिया की कंपनी फॉरेन में भी जा रही है। अब फॉरेन में भी अपना वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट, वहां पर अपना कंपनी स्टैब्लिश कर रही है। फॉरेन की कंपनी सर इंडिया आ रहा है, फॉरेन की कंपनी इंडिया आ रहा है, यहां पर अपना काम चालू कर रहा है, यहां पर अपना बिजनेस चालू कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये 20 सालों में यही ना हुआ सर। 1991 में ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ जब अपने लोग फॉरेन फंडिंग स्टार्ट किए। अभी आप पकड़ लो 30 साल हो गए, तो 30 साल में अब हमारा जो बिजनेस है वो पूरा वर्ल्ड रीच हो रहा है। हमारा इंडस्ट्री पूरा वर्ल्ड रीच हो रहा है। जितने भी वर्ल्ड के भी लोग हैं सब इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया में अपना एक सेटअप वगैरह कर रहे हैं, राइट। अब क्या प्रॉब्लम होगा सोचिए। अब यहाँ पे अपने लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया के हिसाब से फॉलो करेंगे। अगर यूएस में गए तो उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ रहा है, कनाडा में गए उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ रहा है। फिर एट द एंड में तीनों को मर्ज भी करना है, मर्ज करके फिर इंडिया में कन्वर्ट करना है, फिर इंडिया के हिसाब से डालना है। चीज समझ में आ रहा है? ये सारा प्रॉब्लम होने लगा। अब देखा जा रहा है कि सर इंटरनेशनल लेवल में उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं क्या? मतलब इफ दोस स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड इन यूएसए, दो सेम स्टैंडर्ड कैन बी फॉलोड इन इंडिया ऑल्सो और नॉट। चीज समझ में आ रहा है? अब इंटरनेशनल लेवल में कंपेयर करने का बात चल रहा है। आपको रिसेंटली पता होगा कि टाटा कंपनी जैगवार को बाय किया, उस तरह से दूसरी कंपनी इंडियन कंपनी को बाय कर रही है, सेल कर रही है। तो भैया आपका कंपनी का बेसिस अलग है, मेरा बेसिस अलग है, तो कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? फिर तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। पूरा 10 साल में जो मेथड अपने लोग किए हैं पूरा यूएस के हिसाब से करना पड़ेगा। बहुत दिक्कत वाला बात हो जाएगा। अपने लोग आगे बढ़ के कुछ चेंज करना तो कर सकते हैं, नहीं समझे? आप मान लीजिए कि आप शराब पीते हैं, मान लीजिए, इमेजिन करिए आप बियर पीते हैं, बेटा एडिक्टेड है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब तुमको चेंज करना है, तो तुम आगे से तो तुम चेंज कर पाओगे। आप बोलेंगे नहीं तुमने बेटा 10 साल में जो तुम पी के उल्टाया है उसको भी ठीक कर। इट इज पॉसिबल। हाँ, ये पॉसिबल है क्या? नमाज अपने लोगों को 7 साल के बाद में मैंडेटरी है। अगर आपको बोलेंगे नहीं भैया आपको पढ़ना है, आप एकदम ठान लिए नहीं पढ़ना है, तो कब से पढ़िएगा? कब से पढ़िएगा? अभी से जो हो गया उसके बाद से ना पढ़िएगा। हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल है क्या? वो तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया, पड़ेगा ना डेप्रिसिएशन में, वो तो पुराना पूरा पढ़ना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो सेम चीज यहां पे प्रॉब्लम होने लगा। तो अब क्या किया कि जितना भी देश का चचा लोग, चचा मतलब समझ रहे? तो चचा मतलब कौन हुआ? जितना भी एक्सपर्ट लोग हो गया, जितना भी एक्सपर्ट लोग हो गया, पूरा उन लोग हर एक कंट्री का मिलके एक कमेटी बनाया। क्या बनाया? एक कमेटी बनाया, आईएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है। अब ये क्या किया कि सर हर एक कंट्री का रिसर्च किया, हर एक कंट्री का रिसर्च किया। यूएस,
यूके, कनाडा, इंडिया। आपको पता है मिडल ईस्ट में जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्री है ना, सब ज्यादातर इंडियन स्टैंडर्ड ही फॉलो होती है, नहीं समझे। सीए जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का बॉडी यूएई में भी है, दुबई में भी है, नहीं समझे। मतलब वहां पे जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है वो स्टैंडर्ड किसका अप्लाई होता है, इंडिया का अप्लाई होता है, ठीक है। तो अपने लोग जो अप्लाई करते हैं दे आर ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और हम लोग जो ऐसा बात मत बोलिए यार, थोड़ा लग जाएगा। बात तो सही तुम बोला है, शेख लोग तो सब इंडिया के ऊपर ही डिपेंड। हाँ वो तो चेंज करते हैं, लेकिन फॉलो वहां पे रूल्स इंडिया का होता है। सीए वगैरह भी वहां पे इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई है ना, वहीं पर काम करते हैं, वहीं पर उन लोग भी हमारे ही एग्जाम देते हैं। तो सर ये आईएसबी मिलके यहाँ पर एक पूरा मीटिंग बना के चलो का एक कमेटी बनाया। अब क्या किया, 3 साल 4 साल लगा हुआ है रिसर्च करके, इधर का उधर कॉपी पेस्ट वगैरह मार उड़ के एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया, समझ गए। इसको नाम दिया आईएफआरएस। क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, आईएफआरएस। आईएफआरएस का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्या मतलब होता है, याद रखिएगा ये सारा चीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आप ग्रेजुएट है, अगर इंटरव्यू में पूछ लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में और मजाक मजाक में अगर तुम आईएफआरएस बोल दिए और फुल फॉर्म समझा दिए और 2-3 आईएफआरएस का नाम बता दिए, तेरा जॉब पक्का है, तो हम लिख के दे रहे। क्योंकि एक तुम लोग कोविड बैच है, तुम लोग से उम्मीद नहीं है इतना तुम लोग कुछ बोल पाओगे। अब इंटरव्यू वाला तुमको बोला कि बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानते हो, तो बड़ 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 आईएफआरएस भी बता दिया, फुल फॉर्म भी बता दिया 2-3 आईएफआरएस का नाम बता दिया, उसका मतलब भी बता दिया। सोच रहा है देखिए मैं जो ये सेमिस्टर में जो मैं चाहता हूँ ना आप लोगों के साथ में, मुझे पता है कि कुछ कुछ चीजें लॉस हो गया है, बट ये जो 6 महीना है मैं चाहता हूँ आप लोग से ना मेरे को दो, और ये 6 महीना में मैं सिर्फ आप लोगों को ये नहीं पढ़ाऊंगा, इसके अलावा भी जो भी आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी जरूरी है, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए, ईमेल राइटिंग वगैरह ये सारा भी चीज़ हो गया ना, वो भी चीज़ बताऊंगा। बिकॉज मुझे पता है कि वो मैं फेस किया हूँ अपने लाइफ में। अब आप लोग का करियर स्टार्ट होने वाला है, वो डिफिकल्ट फेज और वो क्या बोलते हैं आपका चैलेंजिंग फेज स्टार्ट होने वाला है, तो वो सारा नॉलेज और वो सारी चीजें आप लोग को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब ये आईएफआरएस लेके आया, तो ये आईएफआरएस बेसिकली क्या है बताइए, इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ला दिया, मतलब ये सेम कर दिया है। अब यहाँ पे क्या फंडा हो गया कि सर ये इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश की गई। अब जितना भी यहाँ पे कंट्री है सब क्या कर लेगा, इसको फॉलो कर लेगा। तो जितना भी कंट्री है सब इसको फॉलो कर रहा है, सब इसको फॉलो कर रहा है। तो सब इसको फॉलो करने से अब क्या हो गया, सबका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम हो गया। मतलब यूएस में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है वही सेम स्टैंडर्ड इंडिया में भी फॉलो हो रहा है। तो भैया यहां से अगर कोई अकाउंटेंट पास किया, आईएफआरएस वगैरह का नॉलेज ले लिया, तो यूएस में भी उसको अकाउंटेंट का जॉब, यहां पे अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो अपना यूएस में भी वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, बिकॉज दोनों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो रही है, सेम हो रही है, तो ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करना होगा। ये सारा चीज हो रही है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आईएफआरएस तो आ गया। अब कुछ कंट्री लोग ना स्मार्ट गिरी किया। क्या स्मार्ट गिरी किया, अब वो आईएफआरएस इंटरनेशनल लेवल के लिए सेम किया। अब हर एक कंट्री का अलग अलग इकोनॉमी है, कोई प्रोडक्शन नेचर में काफी स्ट्रांग है, कोई टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग है, किसी का टूरिज्म काफी स्ट्रांग है। हाँ समझ रहे ना, हर एक कंट्री का तो एक अलग अलग क्या है यूएसपी है। जी समझ में है, आपने लोग इंडियन लोग का यूएसपी क्या है, इंडिया का यूएसपी क्या है वर्ल्ड में, जुगाड़। बेटा वीडियो में गाली सुनेगा, जुगाड़। इंडिया का यूएसपी क्या है वर्ल्ड लेवल में, वर्ल्ड का पूरा लोग इंडिया को क्या अच्छा किस चीज में मानता है, टैलेंट। यस एग्जैक्टली। आपको पता नहीं है, मतलब वी आर मस्ट टैलेंटेड एंड वी आर द चीपेस्ट सर्विस सेक्टर प्रोवाइडर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2 तरह का मोनोपोली चल रहा है, चीज समझिए, 2 तरह का मोनोपोली चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है, उन लोगों को चीप मैन्युफैक्चरर लेबर चाहिए, दे विल गो टू चाइना, दे विल गो टू
चाइना। लेकिन इंटरनेशनल लेवल में उन लोग को चीपेस्ट ऑफिस स्टाफ चाहिए, चीपेस्ट ऑफिस स्टाफ चाहिए, वर्कर नहीं, स्टाफ चाहिए जो कम नाम में काम कर दे। Then they will outsource their business. Outsource. That is the word of BPO. BPO का मतलब क्या है? Business Process Outsourcing. KPO का मतलब क्या है? Knowledge Process Outsource. मतलब मेरा यूएस की कंपनी है, उसको पोस्ट सेल्स सर्विस चाहिए। क्या चाहिए? मतलब प्रोडक्ट भेज दिया, प्रोडक्ट भेज देने के बाद में जो कॉल सेंटर में कॉल करता है आपको एसेंट में, हेलो सर हाउ आर यू, जो एसेंट आता है ना, एसेंट, आपको लगता है बेटा यूएस का बंदा कोई कॉल किया है, हेलो सर माय नेम इज जॉन, है ना। तो ये जो एसेंट वाला जो लाता है, क्या लगता है बेटा यूएस का जॉन है, अभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा उसको। तो ये इंडियन ही लोग हैं, इंग्लिश ठोस ठोस के हल्लक तक निकाल के फिर एसेंट सिखाता है, और वही जॉन बन के आपसे बात करता है। इसको केपीओ बोलते हैं, बीपीओ बोलते हैं, ठीक है, इसको कॉल सेंटर बोलते हैं। तो हमारा इंडिया पे टैलेंटेड पीपल कहां पे? सर्विस सेक्टर में। अगर किसी को पोस्ट से सर्विस चाहिए इंटरनेशनल लेवल में, तो उन लोग चीपेस्ट स्टाफ के लिए कहां आता है? इंडिया में आता है। बिकॉज सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला लोग कहां पे है? इंग्लिश सीखने वाला लोग कहां पे है? इंग्लिश करने वाला लोग कहां पे है? और इंग्लिश के बेसिस में स्टेटस चेक करने वाला लोग कौन है? समझ में आया? आप जाहिल जबड़ है, कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन फेल है, तीन चार तो सप्ली खाए हुए है। कोई भी आसपास का लोग के सामने में इंग्लिश झाड़ दीजिए बॉस, एकदम रिपीट 5 मिनट में ना स्पीड में इंग्लिश झाड़ दीजिए। और आसपास का खाली चेहरा दिखेगा, शॉक। करेक्ट बोले कि नहीं बोले बताइए ना, सही बात है कि नहीं है? अपने लोग जज करते हैं, तो ये चीज इंटरनेशनल मार्केट में पता है। तो ये हमारे पास है टैलेंट, प्लस दूसरा हमारे पास टैलेंटेड पीपल भी, बेसिकली डॉक्टर सीएस वगैरह जितना भी ये नहीं है, यहाँ पे इंडिया लेवल में मास लेवल पे। और जो लोग अच्छे टैलेंटेड रहते हैं वो इंडिया में रुकते नहीं है। बिकॉज क्योंकि यहाँ इंडियन गवर्नमेंट में वैसा फैसिलिटी और वैसा इंडियन कंपनी में नहीं मिल पाएगा जो फॉरेन में पैसा मिलता है, फैसिलिटी मिलता है, प्लस डॉलर का रेट भी बढ़ रहा। तो ये सारा भी रीजन है, तो इसलिए लोग यहाँ से शिफ्ट करते हैं। तो ये एक रीजन हो गया। तो हमारे पास में टैलेंटेड स्किल हो गया। तो हमारा जो स्किल्ड है वो बेसिकली सर्विस सेक्टर पे। और दूसरा जो हमारा यूएसपी है वो है एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर में वी आर स्ट्रॉन्ग। एनी कंट्री को अपने लोग बीट कर सकते हैं एग्रीकल्चर। अपने लोग लैक कहां पे? मैन्युफैक्चरिंग नॉट रियली। लैक कहां पे? इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। कहां पे लैक है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, वही अपने लोग मास लेवल पे इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारा रीजन है। तो बोला गया कि सर डिफरेंट कंट्री का यूएसपी के बेसिस में ये आईएफआरएस सुइटेबल नहीं हो पा रहा है, राइट? तो लोग क्या करते हैं ना, ये आईएफआरएस को चेंज कर दिया। क्या कर दिया? लिटिल बिट चेंज कर दिया, ट्विक्स कर दिया। तो इसका मतलब लिटिल बिट चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और चेंज करके फिर अपना कंट्री में इसको क्या कर देंगे सर? इंप्लीमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंप्लीमेंट कर देंगे। अगर मैं आपको बोलूं सिंपल से एग्जांपल पे, एंड्रॉइड कौन लॉन्च करता है? एंड्रॉइड जो 9, 10 वगैरह है, अभी एंड्रॉइड कौन सा चल रहा है? वो चल रहा ना एंड्रॉइड, कौन सा अभी? ई है वो, कौन सा? 12 चल रहा है। उसका नाम क्या है? मेरा टाइम में शायद वो था, देख अपना मोबाइल में चेक कर, वो एंड्रॉइड में जाके कौन सा नाम है? नाम हटा दिएगा, मतलब नाम का शॉर्टेज हो गया होगा। पहले बहुत सारा नाम था, एंड्रॉइड पाई, मार्शमेलो, बहुत सारा था। नाम नहीं मिल रहा होगा, मतलब वो स्वीट जो था ना वो कम हो गया होगा। सर देखिए, तो अभी एंड्रॉइड 11 चल रहा है। ये एंड्रॉइड लॉन्च कौन करता है? आरिफ, ये एंड्रॉइड लॉन्च कौन करता है? तो बेसिक जो यूजर इंटरफेस है वो एंड्रॉइड का लॉन्च करने वाला गूगल कंपनी है। लेकिन जब एमआई पे आप एंड्रॉइड चेक करते हो, वहां लिखता है एमआई यूआई। OnePlus में अलग रहता है। सैमसंग वाला ही एंड्रॉइड यूज करता है, लेकिन वो अलग दे रहा है ना। सबका अलग अलग एंड्रॉइड वर्जन हो गया। क्यों हो गया? दे आर बेसिकली
जो है वो एंड्रॉयड ही है। अगर आप गूगल का पिक्सल यूज करोगे तो वहां आपको प्योर एंड्रॉयड आपको मिलेगा, बिकॉज वो गूगल का ओन आपका खुद का प्रोडक्ट है। तो वहां जो अप्लाई हो रहा है वो स्टॉक एंड्रॉयड हो रहा है, जिसको अपने बोलते हैं प्योर एंड्रॉयड, राइट। और यहाँ पे अदर कंपनी क्या करती है, बेस अपना यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से उन लोग को लिटिल बिट एंड्रॉयड में सॉफ्टवेयर बेसिस में चेंज करके ट्विक्स करके अपना नाम दे दिया, और नाम बोल के बोल कि भाई MIUI 12 13 अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, लेकिन वो अपना सॉफ्टवेयर नहीं है। चीज समझ में आ रहा है। सेम वहां पर भी समझो कि IFRS क्या स्टॉक वर्जन ऑफ एंड्रॉयड है। अब इसको अलग अलग कंट्री अपना अपना कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से लिटिल बिट चेंज करके इसको नाम दे दिया। इंडिया वाला भी इंडेस, क्या नाम दे दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या नाम दिए, इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और मैं आपको एक मतलब फैक्ट वाला बात बताता हूं, टोटल 232 पेजेस में से जो IFRS का था उसमें से केवल 2 पेज को अपने लोग चेंज किए। कितना पेज को, 2 पेज को चेंज करने के बाद में जो IFRS था उसका नाम को चेंज करके कर दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यस, वी कैन डू इट, We have done it. तो यहां से आया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस। क्या आ गया सर, इंडेस। चीज क्लियर हो गया। तो इंडेस बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्लियर है। और हमारे यहां पर अभी 2 स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अर्लियर वाला जो नेशनल लेवल पे था, और एक इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको बोलते हैं इंडेस। दोनों ही फॉलो होता है। दो बनना कैसे फॉलो होता है, ठीक है, हाईलाइट मत कर। तो क्यों चेंज किया गया, अब यहां पे कंपनीज है ना, कंपनी सोल ऑपरेटर जितना भी है वहां पे। अब कंपनीज में क्या बोल दिया, जो भी लिस्टेड कंपनी है, कौन सा कंपनी, लिस्टेड कंपनी का मतलब जो जिसका छपाई होगा स्टॉक से। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, जो कि बिग चंक है। क्या है, लिस्टेड कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ये समझ रहे हैं, बैंकिंग कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ये सारी जो कंपनी है जो कि लिस्टेड कंपनी है, इन लोग को बोला कि सर आप लोग इंडेस अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे, मतलब इनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट किसमें मेंटेन करना है, इंडेस। अगर आप लोगों को अकाउंटिंग फील्ड में आगे बढ़ना है, किसी कंपनी का अकाउंटेंट बनना है, क्या करना है भाई साहब, ग्रेजुएशन पास किए, IFRS का एक डिप्लोमा कोर्स होता है यूके से, ठीक है, जिसको बोलते हैं ACCA। ये कर लीजिए, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, थोड़ा जिम विम में जाके पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आराम से आपको जॉब मिल जाएगी एज एन अकाउंटेंट। बिकॉज ये जो IFRS है ना, दैट इज बूमिंग। ठीक है, ACCA तो CA के बराबर है। लेकिन वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे है, ऐसे कुछ कंपेयर नहीं कर सकते, ये थोड़ा इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं। पढ़िए, और यहाँ पे डिप्लोमा इन IFRS भी वो लोग कराता है शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए। 6 महीना में एग्जाम होने वाला है, जो कि मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ। सर हो गया, तो ये हो गया आपका इंडेस पे। इसके अलावा जो जो अनलिस्टेड कंपनी, कौन सा कंपनी बताइए, अनलिस्टेड कंपनी मतलब जो लिस्टेड पे नहीं हो गया, और जो जो बैंकिंग वगैरह को छोड़ के यहाँ पे क्या कर दिया ना, टर्नओवर कर दिया। क्या कर दिया सर, टर्नओवर। अगर टर्नओवर आपका ग्रेटर देन 250 करोड़ है, क्या बताइए, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा इंडेस। क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या फॉलो करना पड़ेगा, इंडेस। चीज समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि आप अगर बड़े कंपनी है, 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, तो फॉलो क्या करोगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अगर लेस देन 250 करोड़ है, तब क्या फॉलो होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये अच्छा चीज कर दिया ना, बिकॉज इंडेस का मतलब आपको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपर्टीज चाहिए, टीम चाहिए, जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट को इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर कर पाए। वो तो ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा ना सर, वैसे लोग को हायर करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा, वैसा एक्सपर्टीज लाना पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो नॉर्मल कंपनी है वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर बेंचमार्क कर दिया गया। बट धीरे धीरे इन लोग क्या कर रहे हैं ना, इस चीज को कम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से आने वाले जो 10 साल है, वो 10 साल में ये जो कैटेगरी ये हट जाएगा, और ये पूरा जो कंपनीज को वो मेरा इंडेस ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे अपने लोग। अभी अपना हमारा इंडिया में कौन सा फॉलो हो रहा है, दोनों फॉलो हो रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे और
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इन डेज। क्लियर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब नेशनल लेवल, और इन डेज का मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जाइएगा मत कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या है वो इंटरनेशनल लेवल पे। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी उसको क्या फॉलो करना है, इंटरनेशनल मतलब इन डेज। और जितनी भी नेशनल कंपनी उसमें टर्नओवर का बेसिस में हो गया, अनलिस्टेड कंपनी में 250 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा, तो आप क्या फॉलो करोगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज इन डेज। और 250 से अगर नीचे रहेगा तो क्या फॉलो करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है? तो ये हो गया सर। आई होप आप लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे किसी को भी अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, इन डेज का मतलब क्या है। ठीक है? बिकॉज ये जरूरी है। और मैं एज अगर इंटरव्यू में बैठूं और मेरे को अगर पता करना रहा कि कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा आउट ऑफ द कोविड बैच, तो मेरा वन ऑफ द क्वेश्चन तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा। और एटलीस्ट फुल फॉर्म ऑफ IFRS तो पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे जो हो। तो आपको सर यहां पर इन डेज में 3 सीखना है। कितना सीखना है? 3 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखना है। दैट इज AS1 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सीखना है सर, इन डेज 16। और फिर आपको सीखना है अर्निंग पर शेयर, इन डेज 33। और इसमें आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशन, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और स्कोप पढ़ना है। मतलब इससे प्रैक्टिकल सम जो है वो नहीं आएगा। इससे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो इन डेज क्या कह रहा है, क्या मीनिंग है, क्यों लाया गया, उसका स्कोप कहां तक है, क्या अप्लीकेबल होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको रीड करनी है। जो कि 15 नंबर का, मतलब ये 5 मार्क्स करके इंटू 3 इन डेज का 15 मार्क्स पे आएगा। क्लियर है? तो अगर मैं आपको बात करूं सिलेबस के हिसाब से, तो ये तो सर पहला हो गया 15 नंबर का आपका होल्डिंग हो गया। क्या हो गया? 15 मार्क्स का सर आपका होल्डिंग हो गया। और बाकी का जो 15 नंबर है वो 15 नंबर किसका है सर, इन डेज का। बाकी का जो 50 नंबर है ना सर वो फाव है। क्या है? तो बेसिकली हमारा जो ज्यादा चैलेंजिंग मेहनत है ना वो 30 मार्क्स के लिए। बाकी जो 15 मार्क्स के लिए वो काफी इजी चैप्टर है। ठीक है? उस चैप्टर में मैं आपको अगर नाम बताऊं तो टोटल 4 चैप्टर है सर। एक हो गया कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है बताइए? एक हो गया कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिख लीजिए वहां पे चैप्टर पे। तो फर्स्ट में क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी। सेकंड में क्या हो गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS1, AS16, AS33, ये 3 पढ़ना है। इसके अलावा आपको नीचे में क्या आना है सर, नीचे में आपको सबसे पहले कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पढ़नी है। ठीक है? अब ये जो पार्ट है ना ये इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है बताइए? ये इंटरप्रिटेशन का पार्ट। अब यहां पर आप चीज को एनालाइज करने सीखोगे कि किस कंपनी का अगर आपको मैं एनुअल अकाउंट दे दूं, PL बैलेंस शीट दे दूं, तो हाउ यू कैन रीड इट। कैसे आप रीड करोगे, कैसे बताओगे कि नहीं भैया ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, इस पे पैसा लगाना चाहिए। ये जो चीज है ये अपने अंदर में इनबिल्ड कैसे करोगे, ये यहां पे सीखना है। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर बेसिकली 4, इसके बाद में 4 टॉपिक यहां पर आएगा सर। एक हो गया रेशियो। क्या हो गया? अकाउंटिंग रेशियोज। ये रेशियो आप लोग क्लास 12 में सीखे हैं, रिमेंबर वही चीज है। लेकिन 12th क्लास में आप लोग बेसिकली ने क्या किया था ना, बैलेंस शीट गिवन दिया रहता था, इंफॉर्मेशन गिवन दिया रहता था, आपको उससे रेशियो निकालना रहता था। अभी हमें क्या करना है, डिफरेंट रेशियो गिवन दिया रहेगा, उससे बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है? तो ये सारा चेंजेस है। तो रेशियो एक चैप्टर हो गया, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, और हमारा जो 2 टॉपिक है वो 2 टॉपिक हो गया कैश फ्लो, एक हो गया फंड फ्लो। ठीक है? अगर मैं आपको इसमें बोलूं तो ये 20 नंबर का कवरेज है। ये 20 नंबर में मैं आपको बोलता हूं ना, ये दोनों ऑल्टरनेटिव में करके आता है। मतलब एक 5 मार्क्स का अगर मैं आपको बोलूं तो एक तो कैश फ्लो से 5 नंबर का देता है, और 15 मार्क्स का और करके देता है ऑल्टरनेटिव में। मतलब कैश फ्लो से भी एक सम रहता है, फंड फ्लो से भी एक सम रहता है 15 मार्क्स का। तो 2 में से कोई भी एक कर लेंगे वो हो जाएगा। और 5 मार्क्स का अलग से आपको कैश फ्लो का एक सम देता है। ठीक है? तो ये 20 मार्क्स कवर हो गया। नेक्स्ट में जो आपका यहां पर है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे सर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इससे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन देता है, काफी इजी है, ये कुछ है ही नहीं है। और फिर रेशियो से सर 20 मार्क्स का आता है, एक 5 और एक 15 मार्क्स का। ठीक है? तो टोटल यहां पे कितना हो गया, 20 मार्क्स रेशियो से, 10 मार्क्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट है,
और 20 मार्क्स आपका यहाँ पे कैश फ्लो और फंड फ्लो से, टोटल 50 हो गया, और वहां पे 30, ये टोटल इंटायर 80 मार्क्स का सिलेबस है। ठीक है, चीज समझ में आ रहा है? तो अपने को ये रीड करनी है सर, ये सारा चीज समझना है। आप लोगों को करना क्या है सर, अकाउंट्स का आप लोग को मैट दे दिया जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको एक बुक लेना पड़ेगा, यहां पर लिख लीजिए बुक का नाम पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सुशील मुखर्जी। सुशील मुखर्जी का बुक लेना आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल है, अगर मैं इसमें बात करूं तो 50+50 है। 50 नंबर का थ्योरी है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसके लिए बुक खरीद लीजिएगा सर सुशील मुखर्जी का। ठीक है, ये आप लोगों को शारीरिक सर गो थ्रू करवा देंगे क्या क्या चैप्टर है नहीं है। और हमारा कंप्यूटराइज और ई फाइलिंग कॉमर्स के लिए भी बुक है, वो बुक आप लोग बाय कर सकते हैं। नाम सर? हाँ, ये वाला बुक आप लोग को मिल जाएगा यहाँ से, आप वो बुक मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। या अगर बुक बाय करने की जरूरत नहीं है तो आप ऑनलाइन वगैरह में नोट्स वोट्स मिल सकता है, ये ऑप्शनल है आपके लिए। लेकिन अगर अकाउंटिंग सीखना है और जीएसटी वगैरह के सब फाइलिंग सीखना है तो एक बुक होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपको मिल जाएगा बहुत सारा। ठीक है सर, तो ये 3 हमें करना है। एक बार टाइमिंग एक बार डिसाइड कर लेते हैं, एक बार टाइमिंग देख लीजिए क्या क्या होगा हमारा। एक बार टाइमिंग देखिए सर, आप लोग बताइएगा। अकाउंट्स का हमें बेसिकली 2 क्लास देना है। ये जो टाइम है, ये टाइम सही है 10-15, या इसको और पहले या और बाद में कर सकते हैं क्या? सर 9 साढ़े 9 बजे करिए ना, कॉलेज खुल जाएगा सर 11 बजे कॉलेज स्टार्ट होगा। आप लोगों का कॉलेज कब है? 11 बजे, तो पहले करने से होगा? 9 बजे से करिए सर। कॉलेज स्टार्ट हो गया? हाँ, नहीं हो सर नोटिस नहीं आया बात करिए सर। सिर्फ स्कूल का नोटिस है ना? ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अभी अपने लोग 10-15 पे रखते हैं। आप लोग मेक श्योर करिए कि 10-15 तक आ जाइए, मैक्सिमम 10 मिनट्स 15 मिनट, बाय 10:30 वी विल स्टार्ट इट। ठीक है, मंडे के दिन में अकाउंट्स हो जाएगा और एक दिन वेडनेसडे के दिन पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद एफएम का क्लासेस जो है ना आप लोगों को सैटरडे होगा। सैटरडे आप लोगों को क्लास रखेंगे, और ये सैटरडे के दिन पे आप लोग का वही 3 से लेके 3:30 के बीच में होगा। ठीक है, ये शारिक सर पढ़ाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली से आप लोग का नेक्स्ट सैटरडे से उनका क्लास होगा। एक बार उनसे हम टाइम खाली कंफर्म कर लेते हैं। ये तो कि सैटरडे होगा 3 से लेके 3:30 तक का टाइम आप लोगों को हम बता देंगे। और एक दिन जो हमारा ई फाइलिंग ऑफ टैक्सेशन है, ये बेसिकली हम संडे के दिन पे रखेंगे। संडे आप साथ ही होगा। हाँ, टाइमिंग सर? संडे के दिन पे टाइमिंग वही 11 बजे के आसपास में, 10 या 11 बजे। ठीक है सर। ये अभी स्टार्ट नहीं होगा इस वीक से, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, तो उसके लिए मुझे पहले टैक्स वगैरह का आप लोग को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना होगा। ठीक है, तो ये आपका भी टाइम है, उसको अभी अपने लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टार्ट कर देंगे फिर कुछ लोग आएंगे, दिक्कत हो जाएगा। एक बार थोड़ा सब लोग एकोमोडेट हो जाए, एटलीस्ट पता चल जाए कितने लोग नहीं लोग हैं ग्रुप में। ऑलमोस्ट 65 to 67 आपका 7 पीपल है, तो उन लोग से एक बार फाइनली बात करते हैं क्या है नहीं है भाई साहब, कंफर्म करने के बाद में उसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक से मोस्ट ऑफली आपका 3 क्लासेस हो गया, मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे। आप अगर चाहें तो ये हम मंडे वेडनेसडे को ऑल्टरनेट कर सकते हैं, ट्यूसडे थर्सडे कर सकते हैं। ठीक है सर बेटे। ठीक है ना, कोई इश्यूज नहीं है। तो ये हमारा टाइमिंग है सर, तो प्लीज नोट कर लीजिए। सर कॉलेज खुलने वाले जो चेंज कर चाहिए ना सर। कोशिश करेंगे,
पहले कर देने का, या तो फिर वही हो गया, अगर सब लोग अगर आना चालू हो गए तो हम 2 बैच कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। आई गेस सैटरडे और संडे तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ मेरा क्लास में प्रॉब्लम होगा। तो अगर कॉलेज स्टार्ट हो गया, मैंडेटरी है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, अगर कॉलेज स्टार्ट हो गया और सब लोग अगर ज्वाइन किए तो हम इसको 2 बैचेस कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी बुला लेंगे और इवनिंग में भी रख लेंगे। तो जिनका अगर टाइमिंग वगैरह का इश्यूज है वो इवनिंग में आ सकते हैं, और जिनका इवनिंग में कॉलेज वगैरह है तो लोग मॉर्निंग क्लास कर सकते हैं। सर आई कैन मैनेज माई टाइम फॉर यू, बट यू हैव टू कमिट योर सेल्फ टू कम इन टाइम एंड टेक द क्लासेस, ये आप लोग को करना है, ठीक है? क्योंकि 2-3 साल से थोड़ा सा हट है, बट कोशिश कर रहे हैं कि ये लास्ट टाइम खुद को दिए हैं, यही सोच रहे हैं कि आप लोग क्लास करने आओगे। नाउ दिस इज द थर्ड टाइम आई एम टेकिंग दिस रिस्क, और लाइफ में 3 बार अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इट इज डिपेंड ऑन यू, अगर आप लोग क्लास रेगुलरली करेंगे देन आई मीन, अदरवाइज लेट्स सी। ठीक है सर, तो यहीं तक क्लास रखते हैं आप लोग का। नेक्स्ट क्लास मंडे से स्टार्ट होगा फुल फ्लेज में, और बुक्स वगैरह मैट वगैरह है, और आप लोग का जो फीस है वो फीस हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, 4000 रुपीज आप लोग को देना होगा, नो मैट फैट का फीस वगैरह, ठीक है? दैट इज ऑल, दैट इज ऑल, 4000 रुपीज फॉर द इंटायर सेमेस्टर। अब आप लोग इसको 3 इंस्टॉलमेंट में एकोमोडेट कर लीजिए, ठीक है? हाँ, मैट के साथ में, ओ नो मैट, सॉरी, इंक्लूडिंग मैट, ठीक है? सिर्फ जो 2 बुक है वो आपको एक्स्ट्रा लेना होगा। थैंक यू सो मच सर, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।